जरा सोचिए, अगर बारिश की हर बूंद मौत बन जाए और सिर्फ उसे छूते ही इंसान तड़प तड़प कर मरने लगे, तो क्या आप कभी आसमान की तरफ देखने की हिम्मत करेंगे? आज की कहानी ऐसी ही एक दुनिया की है जहां एक खतरनाक वायरस ने पूरी सभ्यता को खत्म कर दिया। वीडियो शुरू होता है डेनमार्क की एक यूनिवर्सिटी से, जहां सिमोन नाम की लड़की अपना एग्जाम देने जा रही होती है। तभी अचानक उसका पिता फ्रेडरिक वहां पहुंचता है और बिना कुछ बताए उसे जबरदस्ती अपनी कार में बैठा लेता है। कार में पहले से ही उसकी मां और छोटा भाई रासमुस मौजूद होते हैं। फ्रेडरिक किसी से बात नहीं करता। उसके चेहरे पर साफ दिखाई देता है कि कुछ बहुत भयानक होने वाला है। वह तेज रफ्तार में कार दौड़ाता हुआ जंगल के बीच बने एक सीक्रेट बंकर की तरफ निकल पड़ता है। रास्ते में कई गाड़ियों का एक्सीडेंट हो जाता है। लोग चिल्लाते हैं, लेकिन फ्रेडरिक किसी की परवाह नहीं करता। उसकी एक ही मंजिल होती है, किसी भी तरह अपने परिवार को उस बंकर तक पहुंचाना। जैसे ही वे बंकर पहुंचते हैं, आसमान से पहली बारिश शुरू हो जाती है। फ्रेडरिक अपने फिंगरप्रिंट से भारी स्टील का दरवाजा खोलता है और पूरे परिवार को अंदर ले जाता है। अंदर का नजारा देखकर सिमोन हैरान रह जाती है। वहां कई सालों का राशन, पानी और अपना अलग एयर सिस्टम मौजूद होता है। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ पूछ पाती, फ्रेडरिक एक प्रोटेक्टिव सूट पहन लेता है। वह सिमोन से कहता है, चाहे कुछ भी हो जाए, जब तक मैं वापस ना आऊं, इस बंकर का दरवाजा मत खोलना। सिमोन बार बार पूछती है कि आखिर बाहर क्या हो रहा है। तब फ्रेडरिक सच बताता है, बारिश की हर बूंद में एक घातक वायरस है। उसके संपर्क में आते ही इंसान कुछ ही सेकंड में मर जाता है और शायद सिर्फ मैं ही इसका इलाज ढूंढ सकता हूं। इतना कहकर वह चला जाता है। उसके जाते ही सिमोन इंटरनेट खोलती है और जो वह देखती है उससे उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। हर जगह सिर्फ है मौत, हर न्यूज चैनल पर तबाही, लोग सड़कों पर तड़प तड़प कर मर रहे होते हैं। उसी समय अचानक कोई बंकर का दरवाजा पीटना शुरू कर देता है। रासमुस सोचता है कि शायद उसके पिता लौट आए हैं, लेकिन जैसे ही वह दरवाजा खोलता है, बारिश में भीगा एक आदमी उसे पकड़कर बाहर खींचने लगता है। उसी वक्त उनकी मां दौड़कर आती है और रासमुस को अंदर धकेल देती है, लेकिन खुद बारिश के पानी के संपर्क में आ जाती है। कुछ ही सेकंड में वायरस उसके शरीर में फैल जाता है। मरते हुए भी वह अपने बच्चों से सिर्फ एक बात कहती है, एक दूसरे का हमेशा ख्याल रखना, और दर्द से तड़पते हुए वहीं दम तोड़ देती है। सिमोन रोते हुए दरवाजा बंद कर देती है। अब इस दुनिया में उसके पास सिर्फ उसका छोटा भाई बचा था। वह बार बार फ्रेडरिक को फोन करती है, लेकिन हर बार सिर्फ सन्नाटा मिलता है। समय बीतने लगता है, एक हफ्ता, एक महीना और फिर पूरे 6 साल। इन 6 सालों में सिमोन अपने भाई रासमुस की मां और पिता दोनों बन जाती है, लेकिन अब उनके पास खाना लगभग खत्म हो चुका होता है। आखिरकार सिमोन फैसला करती है, अब चाहे जो भी हो, उन्हें पहली बार बंकर से बाहर निकलना ही होगा। और जैसे ही वह बाहर कदम रखती है, उसकी आंखों के सामने पूरी दुनिया बदल चुकी होती है। सड़कें वीरान, हर तरफ जंगल, टूटी हुई गाड़ियां और इंसानों की जगह सिर्फ जहां कभी लोगों की भीड़ हुआ करती थी, वहां अब सिर्फ खामोशी थी। सड़कों पर जंग लगी गाड़ियां खड़ी थीं, इमारतों पर पेड़ पौधे उगाए थे और हर तरफ मौत का सन्नाटा पसरा हुआ था। उसे सबसे पहले अपनी मां का कंकाल दिखाई देता है, जो अब भी उसी जगह पड़ा था जहां 6 साल पहले उन्होंने अपने बच्चों की जान बचाने के लिए खुद की कुर्बानी दी थी। आंखों में आंसू लिए सिमोन आगे बढ़ती है और पास के अस्पताल पहुंचती है, जहां कभी बचे हुए लोगों को सुरक्षित रखा गया था। लेकिन अस्पताल के अंदर जो नजारा था वह और भी डरावना था। हर कमरे में लाशें बिखरी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे यहां मौजूद कोई भी इंसान जिंदा नहीं बचा। तभी अचानक एक भेड़िया उसकी तरफ दौड़ता है। सिमोन अपनी जान बचाकर किसी तरह वापस बंकर पहुंच जाती है और रासमुस को पूरी बात बताती है। अब दोनों समझ चुके थे कि अगर वे बंकर में रुके रहे तो भूख से मर जाएंगे। इसलिए उन्होंने अगले दिन दूसरे बंकर की तलाश में निकलने का फैसला किया। लेकिन रात में अचानक बंकर का ऑक्सीजन सिस्टम खराब हो जाता है। कम ऑक्सीजन की वजह से सिमोन बेहोश हो जाती है। किस्मत से रासमुस अलार्म सुनकर जाग जाता है और अपनी बहन को घसीटते हुए बाहर ले आता है।
हैरानी की बात यह थी कि इस बार दोनों बिना किसी प्रोटेक्टिव सूट के बाहर थे, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं हुआ। यानी अब हवा सुरक्षित थी। खतरा सिर्फ बारिश और उसके पानी से था, लेकिन उनकी मुश्किलें अभी खत्म नहीं हुई थीं। अचानक कुछ हथियारबंद लोग उन्हें घेर लेते हैं। असल में उन्होंने पहले ही सिमोन को बाहर निकलते हुए देख लिया था और जानबूझकर बंकर की ऑक्सीजन बंद कर दी थी ताकि वे अंदर का राशन लूट सके। उनका लीडर था मार्टिन। वह दोनों को बंद करके पूरा बंकर खंगालता है, लेकिन उसे वहां खाना नहीं मिलता। तभी सिमोन एक चाल चलती है। वो कांच पर लिखती है कि उसे दूसरे बंकरों की लोकेशन पता है जहां अभी भी राशन मौजूद है। इसके बाद वह नक्शा तोड़ देती है। अब लोकेशन सिर्फ उसके दिमाग में बची थी। मार्टिन के पास उन्हें साथ ले जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता। रास्ते में सिमोन को पता चलता है कि अब दुनिया पहले जैसी नहीं रही। लोग सिर्फ भूख मिटाने के लिए एक दूसरे की हत्या कर रहे हैं। कुछ जगह तो इंसान इंसानों का मांस तक खाने लगे हैं। इसी दौरान अचानक एक ड्रोन उनके ऊपर मंडराने लगता है। मार्टिन तुरंत सबको एल्यूमिनियम फॉइल से ढक देता है। ड्रोन थर्मल सेंसर से इंसानों की गर्मी पहचानता था, लेकिन फॉइल की वजह से वे बच जाते। कुछ दूर एक लड़की मदद के लिए चिल्ला रही होती है। सिमोन उसे बचाना चाहती है, लेकिन मार्टिन साफ मना कर देता है। फिर भी आखिरकार वह खुद उसकी मदद करने पहुंच जाता है और हमलावरों को मार गिराता है। लेकिन तभी वह लड़की बारिश के पानी में गिर जाती है। अब वह संक्रमित हो चुकी थी। मार्टिन बिना देर किए उसे गोली मार देता है। यह देखकर सिमोन को पहली बार एहसास होता है, इस नई दुनिया में कई बार किसी को बचाने का मतलब उसे दर्दनाक मौत देना होता है। आखिरकार पूरा ग्रुप दूसरे बंकर तक पहुंच जाता है। सिमोन अपने फिंगरप्रिंट से दरवाजा खोलती है। दरवाजा खुलते ही सबकी आंखें चमक उठती हैं। अंदर कई सालों का राशन, दवाइयां और जरूरी सामान रखा हुआ था। सब लोग महीनों बाद पेट भरकर खाना खाते हैं। लेकिन उसी बंकर में सिमोन को एक मोबाइल फोन मिलता है और स्क्रीन पर लगी तस्वीर देखकर वह चौंक जाती है। वह फोन उसके पिता फ्रेडरिक का था। फोन में एक पुराना वीडियो मौजूद था। वीडियो में फ्रेडरिक कह रहा था कि उसे स्वीडन के एक गुप्त हेडक्वार्टर बुलाया गया है, क्योंकि शायद वहीं इस वायरस का इलाज तैयार किया जा सकता है। यहीं से सिमोन को उम्मीद की एक नई किरण दिखाई देती है। फ्रेडरिक का वीडियो देखने के बाद सिमोन एक पल भी इंतजार नहीं करती। उसे पूरा यकीन था कि अगर इस वायरस का कोई इलाज है तो वह स्वीडन के उसी सीक्रेट हेडक्वार्टर में मिलेगा। लेकिन मार्टिन उसकी बात से बिल्कुल सहमत नहीं था। वह सिमोन से कहता है, 6 साल पुराना वीडियो देखकर अपनी जान जोखिम में मत डालो। अगर तुम्हारे पिता जिंदा होते या इलाज बन गया होता तो पूरी दुनिया को इसकी खबर मिल चुकी होती। मार्टिन समझाता है कि वहां तक पहुंचने के लिए उन्हें शहर के बीचों बीच से गुजरना होगा, जहां हर कदम पर मौत उनका इंतजार कर रही है। लेकिन सिमोन अपने फैसले से पीछे नहीं हटती। अगली सुबह वह रास्मुस के साथ कुछ जरूरी सामान लेकर बंकर छोड़ देती है। उन्हें लगता है कि वे अकेले जा रहे हैं, लेकिन कुछ देर बाद बीट, जॉन और लिया भी उनके पीछे आ जाते हैं। वे कहते हैं, अगर उम्मीद की कोई आखिरी किरण बची है तो हम भी उसके साथ चलेंगे। अब पांचों लोग स्वीडन की तरफ निकल पड़ते हैं। रास्ते में वे एक वीरान शहर में पहुंचते हैं। चारों तरफ जली हुई गाड़ियां, टूटी हुई इमारतें और सुनसान सड़कें देखकर साफ समझ आ जाता है कि यहां कभी जिंदगी हुआ करती थी। थकान की वजह से वे एक पुरानी बस में आराम करने लगते हैं। तभी उन्हें बाहर कुछ परछाइयां दिखाई देती हैं। सबको लगता है कि शायद हंटर्स आ गए, लेकिन बाहर उनके अपने साथी ही खड़े होते हैं। कुछ देर बाद पूरा ग्रुप एक पुरानी बेकरी में खाना खाने बैठता है। उसी समय अचानक कई हंटर्स उस इलाके में पहुंच जाते हैं। सब अपनी जान बचाकर अलग अलग दिशाओं में भागने लगते हैं। भागते भागते सिमोन एक लोहे की जाली के पास पहुंचती है। उस जाली पर सैकड़ों लोगों की मिसिंग तस्वीरें लगी होती हैं। उन्हें देखकर उसकी आंखें भर आती हैं। तभी उसे दूसरी तरफ एक छोटा बच्चा दिखाई देता है। वह अकेला था, डरा हुआ था और भूख से परेशान होकर दर्द की गोलियां खा रहा था। सिमोन तुरंत उसे अपने पास बचा हुआ खाना दे देती है। थोड़ी ही देर बाद बच्चे का पिता भी वहां पहुंच जाता है। वह इतना भावुक हो जाता है कि बार बार सिमोन का शुक्रिया अदा करता है
वह बताता है कि इस शहर में एक डॉक्टर अब भी लोगों का इलाज करता है। इसी उम्मीद में वह अपने बेटे को लेकर यहाँ रुका हुआ है। सिमोन अपना बचा हुआ थोड़ा और खाना भी उन्हें दे देती है। बारिश रुकने के बाद दोनों वहां से निकल जाते हैं, लेकिन अगले ही पल कुछ भूखे लोग बच्चे के हाथ में खाना देखकर उन पर टूट पड़ते हैं। वे पिता और बेटे दोनों को मार डालते हैं। ये सब देखकर सिमोन के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे पहली बार एहसास होता है कि इस नई दुनिया में इंसान अब वायरस से कम और इंसानों से ज्यादा डरता है। किसी तरह वह वापस अपने साथियों के पास पहुंचती है, लेकिन वहां एक नया खतरा उनका इंतजार कर रहा था। एक आदमी ने रासमुस की गर्दन पर चाकू रख लिया था और उनके पास बचा सारा खाना मांग रहा था। तभी ठीक समय पर मार्टिन और पैट्रिक पहुंच जाते हैं। दोनों अपनी बंदूकें उस हमलावर पर तान देते हैं। रासमुस की जान तो बच जाती है, लेकिन भागते भागते वह आदमी रासमुस के पेट में चाकू घोंप देता है। रासमुस दर्द से जमीन पर गिर पड़ता है। सिमोन घबरा जाकर रोने लगती है, लेकिन मार्टिन उसे संभालते हुए कहता है, अगर अभी हिम्मत हार गई तो रासमुस को कोई नहीं बचा पाएगा। पूरा ग्रुप तुरंत रासमुस को एक शॉपिंग ट्रॉली में लिटाकर पास के बंकर की तरफ निकल पड़ता है। सिमोन को उम्मीद थी कि वहां दवाइयां और मेडिकल सामान मिल जाएगा, लेकिन जब वे बंकर तक पहुंचते हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं। बंकर का भारी लोहे का दरवाजा पहले से टूटा हुआ था। अंदर का सारा राशन, दवाइयां और जरूरी सामान कोई पहले ही लूट कर ले जा चुका था। अब उनके पास रासमुस को बचाने का कोई तरीका नहीं बचा था। मार्टिन किसी तरह उसका खून रोकने की कोशिश करता है। वह डक्ट टेप और कपड़ों की मदद से घाव को कसकर बांध देता है। रात होते ही सभी वहीं रुक जाते हैं। उसी दौरान मार्टिन सिमोन को एक पुराना नक्शा दिखाता है। वह बताता है कि शहर की सीमा पर एक विशाल दीवार बनाई गई थी। वायरस फैलने के बाद सरकार ने संक्रमित इलाके को पूरी तरह बंद कर दिया था ताकि कोई भी बाहर ना जा सके, लेकिन अब उस दीवार के एक हिस्से में रास्ता बन चुका था। अगर वे वहां तक पहुंच जाए तो शायद स्वीडन जाने का रास्ता मिल सकता था। अगली सुबह सभी फिर यात्रा शुरू करते। रास्ते भर रासमुस दर्द से कराहता रहता है, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि इतनी गहरी चोट लगने के बावजूद उसकी हालत उतनी नहीं बिगड़ रही थी जितनी बिगड़नी चाहिए थी। ये बात सबसे पहले मार्टिन नोटिस करता है। उसे रासमुस पर शक होने लगता है। उधर सिमोन को अपने पिता की कही हुई एक बात बार बार याद आती है, रासमुस का हमेशा ख्याल रखना, एक दिन पूरी दुनिया को उसकी जरूरत पड़ेगी। तब तक सिमोन को इस बात का मतलब समझ नहीं आया था, लेकिन अब उसे लगने लगा था कि उसके भाई में सचमुच कुछ अलग है। कुछ देर बाद ग्रुप को एक पुरानी लैब जैसी बिल्डिंग दिखाई देती है। उन्हें उम्मीद थी कि वहां दवाइयां मिल जाएंगी। अंदर पहुंचने पर उन्हें पुराने मेडिकल रिकॉर्ड, टूटे हुए कंप्यूटर और कई एक्सपेरिमेंट्स के सबूत मिलते हैं। सिमोन फाइलें पढ़ना शुरू करती है। तभी उसे अपने पिता की कंपनी अपोलो का नाम दिखाई देता है। अब उसे यकीन हो जाता है कि इस वायरस के पीछे सिर्फ एक हादसा नहीं बल्कि बहुत बड़ा राज छिपा हुआ है। इसी बीच अचानक बिल्डिंग के बाहर कुछ लोगों के आने की आवाज सुनाई देती है। मार्टिन तुरंत सभी को चुप रहने का इशारा करता है। बाहर हथियारबंद लोग पूरे इलाके की तलाशी ले रहे थे। मार्टिन और उसकी टीम किसी तरह उन हथियारबंद लोगों की नजरों से बचकर वहां से निकल जाते हैं, लेकिन रासमुस की हालत लगातार बिगड़ती जा रही थी। उसके शरीर से खून बहना बंद हो चुका था, फिर भी उसके चेहरे पर अजीब बदलाव दिखाई दे रहे थे। सिमोन को डर था कि कहीं उसका भाई वायरस की चपेट में तो नहीं आ गया। आगे बढ़ते हुए उन्हें एक पुरानी मेडिकल फैसिलिटी मिलती है, जहां एक डॉक्टर अब भी जिंदा था। वह कई सालों से बचे हुए लोगों का इलाज कर रहा था। डॉक्टर रासमुस का चेकअप करता है, लेकिन रिपोर्ट देखकर उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। वह कहता है, यह लड़का बाकी इंसानों जैसा नहीं है। इसके शरीर में वायरस मौजूद है, लेकिन यह उसे मार नहीं रहा। यह सुनकर वहां मौजूद हर इंसान हैरान रह जाता है। सिमोन को अचानक 6 साल पहले की सारी बातें याद आने लगती हैं। उसे याद आता है कि बचपन में भी रासमुस किसी रहस्यमयी बीमारी से संक्रमित हुआ था। तब उसके पिता फ्रेडरिक ने खुद एक सीरम बनाकर उसकी जान बचाई थी। अब सबको समझ आने लगा था कि शायद उसी दिन से रासमुस बदल चुका था।
डॉक्टर बताता है कि अगर उसकी बात सच है तो रासमुस का खून इस वायरस का इलाज ढूंढने की सबसे बड़ी उम्मीद हो सकता है। लेकिन उसी समय कुछ हथियारबंद लोग मेडिकल सेंटर पर हमला कर देते हैं। चारों तरफ गोलियां चलने लगती हैं। मार्टिन और पैट्रिक जवाबी फायर करते हैं ताकि बाकी लोग सुरक्षित निकल सकें। भागते भागते पूरा ग्रुप फिर से बिछड़ जाता है। सिमोन सिर्फ एक बात सोच रही थी, अब चाहे कुछ भी हो जाए वह अपने भाई को किसी के हाथ नहीं लगने देगी, क्योंकि अब यह साफ हो चुका था रासामुस सिर्फ उसका छोटा भाई नहीं था, वह शायद पूरी इंसानियत की आखिरी उम्मीद था। अब तक सिमोन को एक बात पूरी तरह समझ आ चुकी थी, रासमुस कोई साधारण लड़का नहीं था। उसके शरीर में ऐसा रहस्य छिपा था जिसके लिए लोग किसी भी हद तक जा सकते थे। इसी वजह से सिमोन अपने भाई को लेकर और भी ज्यादा सतर्क हो जाती है। दूसरी तरफ मार्टिन भी अब रासमुस को अलग नजरों से देखने लगा था। उसे लगने लगा था कि शायद फ्रेडरिक ने शुरू से ही रासमुस पर कोई गुप्त प्रयोग किया था। आगे बढ़ते हुए पूरा ग्रुप शहर की सीमा तक पहुंच जाता है। यहीं वह विशाल दीवार दिखाई देती है जिसे वायरस फैलने के बाद बनाया गया था। लेकिन अब दीवार का एक हिस्सा पूरी तरह टूट चुका था। मार्टिन पहले आगे जाकर रास्ता चेक करता है। उसे चारों तरफ सन्नाटा दिखाई देता है। तभी अचानक दूर से गाड़ियों की आवाज सुनाई देती है। कुछ ही सेकंड में हथियारों से लैस सैनिकों का एक दल वहां पहुंच जाता है। ये कोई आम लोग नहीं थे, ये अपोलो कंपनी के स्पेशल ऑपरेटिव्स थे। उनका मिशन सिर्फ एक था, रासमुस को जिंदा पकड़ना। मार्टिन बिना समय गंवाए सबको छिपने का इशारा करता है, लेकिन सैनिकों के पास आधुनिक स्कैनर और ट्रैकिंग डिवाइस थे। उन्हें ज्यादा देर तक छिपाना नामुमकिन था। अचानक दोनों तरफ से गोलियां चलने लगती। मार्टिन और पैट्रिक पूरी ताकत से मुकाबला करते हैं ताकि सिमोन और रासमुस भाग सके। इसी अफरा तफरी में रासमुस के अंदर छिपी रहस्यमयी ताकत पहली बार बाहर आने लगती है। उसकी सांसें तेज हो जाती है, आंखें बदलने लगती है और उसके शरीर में वायरस अजीब तरह से सक्रिय होने लगता है। सिमोन यह देखकर घबरा जाती है। उसे डर था कि कहीं उसका भाई इंसान से कुछ और ही न बन जाए। लेकिन अभी उनके पास रुककर सोचने का समय नहीं था। पूरा ग्रुप किसी तरह सैनिकों से बचकर जंगल की तरफ भाग निकलता है। हालांकि अब एक बात साफ हो चुकी थी, अपोलो कंपनी को पता चल चुका था कि रासमुस जिंदा है और अब उसकी तलाश पूरी दुनिया में शुरू होने वाली थी। ली सैनिकों से किसी तरह बच निकलने के बाद पूरा ग्रुप एक घने जंगल में पहुंच जाता है। सब लोग बुरी तरह थक चुके थे, लेकिन सबसे ज्यादा चिंता सिमोन को रासमुस की थी। वह देख रही थी कि पिछले कुछ दिनों से उसके भाई के व्यवहार में लगातार बदलाव आ रहा था। कभी वह बिल्कुल सामान्य दिखाई देता और अगले ही पल उसकी आंखों में एक अजीब सा गुस्सा नजर आने लगता। उधर मार्टिन को भी अब यकीन होने लगा था कि रासमुस के शरीर में मौजूद वायरस किसी आम संक्रमण जैसा नहीं है। ये वायरस उसे मारने की बजाय उसके साथ जी रहा था। रात होने पर पूरा ग्रुप एक छोड़े हुए केबिन में रुकता है। कई दिनों बाद सबको थोड़ा सुकून मिलता है, लेकिन आधी रात को रासमुस चुपचाप बाहर निकल जाता है। सिमोन की आंख खुलती है तो वह उसे ढूंढते हुए जंगल में पहुंचती है। वहां वह जो देखती है उससे उसके होश उड़ जाते हैं। रासमुस एक घायल जानवर के पास बैठा था। उसके शरीर से निकलती काली नसें धीरे धीरे उस जानवर को छू रही थी। कुछ ही पलों में वह जानवर शांत हो जाता है। सिमोन डर जाती है। उसे समझ नहीं आता कि उसका भाई किसी को बचा रहा है या उसके अंदर का वायरस अपना असर दिखा रहा है। रासमुस कहता है, मुझे नहीं पता मेरे साथ क्या हो रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि यह वायरस मुझे नियंत्रित नहीं कर रहा, बल्कि मैं इसे महसूस कर सकता हूं। सिमोन उसे समझाती है कि फिलहाल किसी को भी इस बात का पता नहीं चलना चाहिए। अगर लोगों को उसके बारे में सच पता चल गया तो वे उसे इंसान नहीं, एक खतरा समझेंगे। इसी बीच सुबह होते ही ग्रुप को दूर धुएं का गुब्बार दिखाई देता है। वे वहां पहुंचते हैं तो देखते हैं कि कुछ सर्वाइवर्स का कैंप पूरी तरह तबाह हो चुका है। चारों तरफ लाशें बिखरी हुई थी। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि किसी के शरीर पर गोली का निशान नहीं था। ऐसा लग रहा था मानो किसी अनदेखी ताकत ने सभी को मार दिया हो। मार्टिन तुरंत समझ जाता है यह हमला किसी इंसान ने नहीं किया। कहीं ना कहीं वायरस
अब पहले से भी ज्यादा खतरनाक रूप ले चुका था। और अगर रासमुस सच में उससे जुड़ा हुआ है, तो आने वाले दिनों में पूरी दुनिया की किस्मत उसी के हाथों में होने वाली है। अपोलो कंपनी की टीम लैब को चारों तरफ से घेर चुकी थी। मार्टिन बिना एक पल गंवाए सबको पीछे के रास्ते से निकलने का इशारा करता है। पूरा ग्रुप टूटे हुए कॉरिडोर से भागने लगता है। सैनिक लगातार उनका पीछा कर रहे थे। भागते भागते वे एक पुराने सर्विस टनल में पहुंच जाते हैं, जहां कुछ देर के लिए उन्हें छिपने का मौका मिल जाता है। इसी दौरान सिमोन रासमुस से पूछती है कि क्या उसे अपने बचपन की कुछ बातें याद हैं। रासमुस धीरे धीरे बताता है कि उसे धुंधली याद है। वह कई बार लैब में जागता था। उसके शरीर से खून के सैंपल लिए जाते थे और उसके पिता फ्रेडरिक हमेशा वहीं मौजूद रहते थे।